हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में ऑफ क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रॉफिक। और उसके साथ हमने कुछ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखे थे इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो पैरासाइट के तरीके से काम कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कस्क्यूटा। वो इंसेक्टिवोरस के तरीके से काम कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पिचर प्लांट। ठीक है, फिर कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सैप्रोफाइट्स भी होते हैं। सैप्रोफाइट्स जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे को फीड करते हैं। एंड द फोर्थ वन जो हमने पढ़ा था दैट वाज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आपने एक तो लाइकेन के बारे में पढ़ा था जो कि एल्गी और फंगस का एसोसिएशन था। उसके बाद आपने माइकोराइजा के बारे में पढ़ा था, माइकोराइजा जो कि फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में एसोसिएशन था। और उसके साथ आपने जो तीसरा पढ़ा था वो पढ़ा था आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें आपने पढ़ा था कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं उनके रूट में जाके रहता है और उसके बाद जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके वो प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चैप्टर था। आज हम लोग जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आपको पता है कि एनिमल जो होते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी कि वो प्लांट्स पे ही हैं लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल लॉयन है, लॉयन जो है वो डियर को खा रहा है, ठीक है, और डियर जो है वो प्लांट्स को खाता है। ओके, अब देखिए डियर जो है वो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, लेकिन जो लॉयन है, एनिमल तो लॉयन भी है, एनिमल तो डियर भी है, ये लॉयन जो है वो डियर को खाता है, तो ये इनडायरेक्टली जो प्लांट का एनर्जी सोर्स है वो डियर में गया क्योंकि डियर ने उसको खाया। फिर डियर का जो एनर्जी सोर्स है वो किस में गया? लॉयन में गया। तो इस तरीके से एनर्जी सोर्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है बाय फूड। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म। अब हमने ये जो भी चीज हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं या न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं हम वो ले क्यों रहे हैं? दो चीजों के लिए आपको बताया था। एक तो रीजन था एनर्जी की, हमें एनर्जी चाहिए होती है, और दूसरा रीजन था ये ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए और उसके रिपेयर सिस्टम के लिए वी नीड दैट न्यूट्रिएंट। ओके, नाउ एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स, एनिमल न्यूट्रिशन में तीन चीजों का काम होगा। पहला तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, कौन सा न्यूट्रिएंट का कितना रिक्वायरमेंट है, सबका स्पेसिफिकली अलग अलग होता है। कार्बोहाइड्रेट आपको कुछ मात्रा में चाहिए, विटामिन आपको बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए, तो इस तरीके से सबका रेंज डिफरेंट होता है। देन मोड ऑफ इनटेक, वो किस तरीके से इंजेक्शन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे बीज एंड हमिंग बर्ड। जो बीज और हमिंग बर्ड होता है वो प्लांट्स के यानी कि फ्लावर्स के नेक्टर को सक करते हैं, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ, मोड ऑफ इनटेकिंग फूड क्या हुआ, दैट इज सकिंग। देन आपका स्नेक्स जो है जैसे लाइक पाइथन, वो क्या करते हैं, वो स्वेलो करते हैं अपने प्रे को, तो यानी कि इनका मोड ऑफ इनटेक क्या हुआ, स्वेलोइंग। ओके, इसी तरीके से और भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे यहाँ स्नेल जो है वो लीव्स खाता है, वो फंजाई खाता है, तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली चीविंग, वो उन सब चीज को चबाता है, जैसे हम चबाते हैं ना वैसे वो भी चबाते हैं, तो इसका मोड ऑफ फीडिंग है चीविंग। एंट जो है वो व्हीट फ्लावर खाता है या स्वीट्स खाते हैं, आपको पता है, वो सब भी चीविंग ही करते हैं। ईगल है वो फ्लैश को स्वेलो करता है, तो इसका स्वेलोइंग होगा जैसे कि आपका पाइथन में होता है। हमिंग बर्ड आपको पता है, हमिंग बर्ड जो है वो नेक्टर लेता है और इसको वो सक करता है, यानी सकिंग। लाइस और जो ब्लड आपका मॉस्किटो है, ये दोनों ही ब्लड को फीड करते हैं और दोनों ही एक तरीके से सकिंग का काम करते हैं। ठीक है, ये भी सक करता है, ये भी सक करता है। बटरफ्लाई जो है नेक्टर को सक करता है। हाउस फ्लाई जो है जो सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट जूसेस, ये सेमी डाइजेस्टेड है, तो इनको ये साइफनिंग करता है, साइफनिंग। ठीक है,
उनके माउथ पार्ट भी उसी तरीके से होते हैं, डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, जिसके वजह से उनका ये मोड ऑफ फीडिंग जो है वो डिफरेंट होता है। थर्ड है यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, यानी जिस भी तरीके से उन्होंने इंजेक्शन किया बॉडी में कैसे वो डाइजेस्ट हो गया, दैट इज टर्म्ड एज यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब बात आती है कि ये जो डाइजेस्ट मैंने बोला है, ये डाइजेशन वर्ड होता क्या है। देखो नॉर्मली क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है या प्रोटीन या फैट, ये सब बहुत ही कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं। कॉम्प्लेक्स यानी कि जो काफी ज्यादा लिंक्ड मटेरियल, जैसे ये है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। देखिए यहाँ पे हर एक जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो पहले तो हमें इस बॉन्ड को तोड़ना होगा। जब हम बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होंगे, और फिर सिंपलर सब्सटेंस को डाइजेस्ट करना वुड बी इजी। ठीक है, तो यही लिखा है, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। उसी तरीके से हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसलिए उसको हमें सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना पड़ता है। और यही जो ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस या कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इसको हम कहते हैं डाइजेशन। यानी डाइजेशन में बेसिकली हो क्या रहा है, कॉम्प्लेक्स से आप उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, सिंपलर सब्सटेंसेस में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, ओके। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कितने मोड होते हैं डाइजेस्ट करने के या फीड करने के, वो चीज की बात हो रही है इसमें। अमेजिंग फैक्ट के बारे में समझते हैं। स्टारफिश, स्टारफिश वो होता है, जैसे यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा है स्टारफिश। तो स्टारफिश का जो खाना होता है ना, जैसे सबका स्पेसिफिकली है, कुछ फेवरेट फूड होते हैं या वो उन्हीं चीजों को खाते हैं, वैसे ही स्टारफिश जो है बहुत ही सॉफ्ट बॉडीड एनिमल को खाते हैं। ठीक है, आगे जाके आप पढ़ोगे जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं उनको हम मोलस्क कहते हैं। लेकिन अभी ये समझिए कि सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, जैसे फॉर एग्जांपल आप सीप जानते हो या शंख जानते हो, तो ये जो शंख या सीप होता है इसके ऊपर एक शेल होता है, यानी आप इसको अगर हाथ से दबाओगे ना तो वो बिल्कुल भी नहीं दबेगा। ऑल्दो ये सॉफ्ट होता है लेकिन उसके ऊपर एक कवरिंग होती है शेल की। ठीक है, ये क्या है, ये जो हार्ड कवरिंग है इसको हम कहते हैं शेल। और ये जो शेल है ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्टारफिश अपने हाथों से पहले इस शेल को खोलता है, और खोलने के बाद ये जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, ठीक है, उसके ऊपर अपना स्टमक रख देता है। कैसे स्टमक रखेगा, यहाँ पे बीच में स्टारफिश के पास यहाँ बीच में स्टमक होता है। ठीक है, ये स्टमक को इस तरीके से पॉप आउट करता है, बाहर निकालता है। ठीक है, तो यानी कि बाहर निकाला लेकिन स्टमक अभी भी पीछे की तरफ कनेक्टेड होगा इस स्टारफिश से, उसने बाहर निकाला और इस सॉफ्ट बॉडीड एनिमल के ऊपर अपना ये स्टमक रख दिया। ठीक है, अब स्टमक जो है उसमें आपको पता है डाइजेस्टिव जूसेस, अभी आप आगे पढ़ोगे उसमें डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं। अब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो होते हैं एसिडिक। तो ये क्या करते हैं, ये इस सॉफ्ट बॉडीड एनिमल को बहुत ही धीरे 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 डाइजेस्ट करने लगते हैं। ठीक है, और जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो ये उसको जो है दोबारा अंदर लेके, उस खाने को दोबारा अंदर लेके स्टमक को भी अंदर ले लेते हैं स्टारफिश। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, पॉप आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. यानी बाहर उसने क्या किया, स्टमक को जैसे उसने बाहर किया, उसने उस सॉफ्ट बॉडीड एनिमल को थोड़ा सा डाइजेस्ट कर दिया, यानी कि सेमी डाइजेस्ट कर दिया, और फिर बाकी जो डाइजेशन है वो उसकी बॉडी में जाके होगा। ठीक है, ये कुछ अमेजिंग फैक्ट्स थे जो आपको, जब आप हायर क्लास में जाओगे तो बहुत ही क्लियरली इस चीज के बारे में समझाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहली बात कि ह्यूमन में 3 चीजें होती हैं। देखिए, सबसे पहले आप इंजेक्शन करते हो माउथ से। हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली वो टुकड़ा जो होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ब्रेड या रोटी का टुकड़ा हम अपने माउथ में लेते हैं। ठीक है, दैट इज इंजेक्शन। इसको क्या कहते हैं, इंजेक्शन। The process of taking food into your mouth, that is टर्म्ड एज इंजेक्शन। उसके बाद उसमें डाइजेशन होता है, उसका डाइजेशन, उस पर्टिकुलर चीज का डाइजेशन होता है बाय द ग्लैंड्स एसोसिएटेड और वेरियस जितने भी आपके यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं, यानी कि वेरियस जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, और फिर उसमें उसको यूटिलाइज करते हैं। यानी आपने जो भी खाना खाया है उस खाने में यही 5 कॉम्पोनेंट होंगे। कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, विटामिन हो सकता है, मिनरल हो सकता है। तो आपने खाना खाया इन्हीं सब चीजों के लिए था, और उसके साथ आपको चाहिए होती है एनर्जी, तो उसको दोबारा से हमें यूटिलाइज भी तो करना होता है। बॉडी उसको यूटिलाइज करती है और जितना भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको डेफिकेट कर देती है। ठीक है, द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड।
ओके, नाउ द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल। अब जो भी आपने इंजेक्शन किया ना, वो एक कंटिन्यूअस कैनाल भी, यानी कि कहीं भी कैनाल का ब्रेकेज नहीं है, एक कंटिन्यूअस एक बाय एक कैनाल से वो पास होती चली जाती है। जैसे पहला जो इसका है कैनाल, दैट इज, स्टार्टिंग कहाँ से होता है ये कंटिन्यूअस कैनाल का? बक्कल कैविटी से। यहाँ पे जब जैसे हमने इंजेस्ट किया, यहाँ पे बक्कल कैविटी, जहाँ पे आपको दांत मिलेगा, जहाँ पे आपको टंग मिलेगा, वो सारे हेल्प करते हैं उस खाने को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, हल्का सा डाइजेस्ट किया, यानी कि उसमें से स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया, और उसके बाद वो ईसोफेगस में जाएगा। यानी कि ये क्या है, जो ईसोफेगस है क्या होता है, ये होता है फूड पाइप। ओके, इसी के तरीके से यहाँ पे जो ये आधा बना हुआ हिस्सा दिख रहा है, ये एक्चुअली आगे कंटिन्यू होता है, ये होता है विंड पाइप। जब आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे तब आप इसके बारे में पढ़ोगे। ओके, तो यहाँ में काम है फूड पाइप का। ये ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। उसके बाद वो पहुंचता है स्टमक में, स्टमक से वो आपका पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब स्टमक से पहुंचा है तो उसमें पेनक्रियाज और जो लिवर है और जो गॉल ब्लैडर है, इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो भी पहुंचते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। देन जो अनयूज्ड पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा और रेक्टम और एनस के थ्रू वो बाहर डेफिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें आपके ये 6 कंपार्टमेंट्स, यानी कि बक्कल कैविटी, देन आपका स्टमक, देन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सब जो है, और बीच में जो ये ईसोफेगस, यानी ये 6 कंपार्टमेंट्स एक साथ हों। ठीक है, 6 कंपार्टमेंट्स प्लस जो ग्लैंड्स एसोसिएटेड ऑर्गन है, ग्लैंड्स एसोसिएटेड ऑर्गन्स। अब ये ग्लैंड्स एसोसिएटेड ऑर्गन्स क्या होते हैं? एक तो ये सलाइवरी ग्लैंड जो आपके बक्कल कैविटी में ही प्रेजेंट होता है, एक आपका पैनक्रियाज, दूसरा आपका लिवर, गॉल ब्लैडर, ये सब आपके ग्लैंड्स एसोसिएटेड ऑर्गन है। यानी ऑल्दो आप अगर सिर्फ कंपार्टमेंट्स की बात होगी तो इसको आप कहते हो एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हो? एलिमेंट्री कैनाल कहते हो, या फिर इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। लेकिन जब बात आ जाती है दोनों की, ग्लैंड एसोसिएटेड ऑर्गन के साथ बात करते हैं, तो इसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, यही सारी चीजें इसमें लिखी है। अब यहाँ पे देखिए, द कैनाल इज डिवाइडेड इनटू, ये 6 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। पहला है बक्कल कैविटी, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में एंड होता है रेक्टम से एनस में। ठीक है, बहुत लंबा बात नहीं है, और इसको अगर सिर्फ हम बात करें इन कंपार्टमेंट्स की तो इसको हम कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। Okay, the food compartments gradually get digested as food travels through the various compartment. The inner wall of the stomach, जो stomach का जो inner wall है और जो small intestine के inner wall हैं, उसमें बहुत सारे glands associated होते हैं। कौन कौन से glands होते हैं? salivary gland होते हैं, liver होते हैं और pancreas होते हैं, जो कि digestive juices secrete करते हैं। और ये जो digestive juices है, यही complex को simple में convert करने के लिए help करते हैं। Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये देखिए यहाँ लिखा है, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। उन दोनों को अगर साथ में रखेंगे तो आप उसको कहते हो डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको ऊपर ऊपर समझ में आ गया। अब हम लोग 1 by 1 चलते हैं। जैसे कि पहला है द माउथ एंड द बक्कल कैविटी, यानी कि जो आपने फूड को लिया है थ्रू द माउथ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ बाय द बॉडी, into the mouth, food into the body is called ingestion। उसको क्या कहते हैं? ingestion। तो बेसिकली हमने ingestion में क्या किया, जब भी हमने खाना लिया तो हमने क्या किया, उसको च्यू किया। च्यू किसकी हेल्प से किया? टीथ की हेल्प से। तो टीथ की हेल्प से हमने उसको च्यू किया, एंड वी ट्राइड टू ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉलर पीसेस। ठीक है, मैकेनिकली हम उसको कोशिश करें कि उसको और छोटे टुकड़ों में हम उसको तोड़ दें ताकि और इजी हो जाए डाइजेशन। ठीक है, अब टूथ के बारे में समझते हैं। देखिए, नॉर्मली जो आपका टूथ होता है ना, वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से उसमें रूट प्रेजेंट होता है, और ये जिस में एकदम धसा हुआ होता है, एम्बेडेड होता है जिसमें, इसको हम कहते हैं गम्स। क्या कहते हैं? गम्स, GUMS, गम्स कहते हैं। और ये आपका है टूथ, इस एक को हम कहेंगे टूथ। ठीक है, जब बहुत सारे होंगे तो हम कहेंगे टीथ। अब ये जो अरेंजमेंट ऑफ टीथ है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, तो कौन कौन से हैं? पहला है आपका इंसिजर, जो आपके आगे के 2 होते हैं, दैट इज इंसिजर। उसके बगल बगल में एक होता है आपका कैनाइन। ठीक है, फिर उसके बगल में, कैनाइन के बगल में 2 होते हैं
ऊपर की मैं बात कर रही हूँ दैट इज प्री मोलर, और उसके बाद जो है 3 होते हैं मोलर। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन 2123। ये ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला है। इसी तरीके से हमारे टीथ जो हैं उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, क्योंकि उनके डिफरेंट शेप्स भी हैं। आप मोलर का शेप देखिए, कुछ इस तरीके का शेप है, 3 उसमें बने हैं। प्री मोलर का शेप देखिए, 1 बना है। कैनाइन का शेप देखिए इस तरीके से। कैनाइन इज, अगर जिस भी एनिमल में कैनाइन वेल डेवलप्ड होगा, उस वो एनिमल कच्चा मांस बहुत खाते होंगे, यानी फ्लैश बहुत खाते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डॉग हो गए, लॉयन हो गए, ये कच्चा मांस खाते हैं, तो इनमें ये जो कैनाइन होता है दे आर वेल डेवलप्ड, आप उनको बहुत क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हो। अब जो आपके टीथ होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ। यानी आपको ये बात पता है कि 6 से 8 साल के बच्चों में जो टीथ गिरने लगते हैं वो एक्चुअली कौन से टीथ होते हैं? मिल्क टीथ होते हैं, और वो टेम्परेरी टीथ होते हैं, स्टार्टिंग के टीथ होते हैं, उसमें कोई जान नहीं होती, कुछ टाइम के लिए होते हैं। लेकिन द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस द मिल्क टीथ इज नोन एज परमानेंट टीथ। और ये जो परमानेंट टीथ होती है वो ओल्ड एज तक रहता है, अनटिल अनलेस कोई डेंटल डिजीज या कोई टूथ डिके ना हो जाए। ठीक है, अब ये टूथ डिके किसकी वजह से होता है? वो होता है किसी तरीके का शुगर खाने से, या फिर आपका लेफ्ट ओवर फूड वहां रह गया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है नॉर्मली बैक्टीरिया। अब देखो जो बैक्टीरिया होता है ना वो बहुत टाइप्स के होते हैं, यानी कि आपके यूजेबल बैक्टीरिया यानी यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। तो हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यूजफुल होते हैं, लेकिन उनका अमाउंट बहुत कम होता है, उनका पॉपुलेशन बहुत कम होता है। ठीक है, सो दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। लेकिन अगर हम अपने दांत को साफ ना करें कुछ भी खाने के बाद, तो ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो उसमें थोड़े बहुत हैं भी, वो उसमें पैदा होने लगते हैं। यानी यूजफुल बैक्टीरिया तो है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो उसमें आ जाता है और वो अपना पॉपुलेशन बढ़ाने लगता है। और जैसे जैसे वो अपना पॉपुलेशन बढ़ाएगा, तो जैसे मान लीजिए ये दांत है, ये आपका बना हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा खाना बच गया है, तो ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया है ना वो इस खाने को डाइजेस्ट करने लगेगा, यानी इस खाने को पचाने लगेगा, एक तरीके से खाने लगेगा, और इसके साथ साथ ये टूथ को भी खाना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसिड रिलीज होगा, जो भी ये लेफ्ट ओवर फूड है ना, इससे एसिड रिलीज होगा, और इस एसिड की वजह से ये टूथ जो है वो सड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यही लिखा है, ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। वो एसिड्स रिलीज करने लगता है, और ये जो एसिड होते हैं वो टीथ को डैमेज कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं टूथ डिके, दांतों का सड़ना। और अगर इसको समय पे ट्रीट नहीं किया तो टूथ एक दांतों में दर्द या एक्सट्रीम केसेस में दांत गिर भी जाते हैं। मेजर कल्प्रिट कौन है? चॉकलेट्स हैं, स्वीट्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ऑलरेडी शुगर्स हैं, इसमें बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो ये इन बैक्टीरियाज के लिए 5 स्टार होटल का काम करते हैं। ओके, तो आप इसको डेंटल फ्लॉस से, इन सब चीजों से आप इसको रिमूव कर सकते हो। दैट यू ऑल नो अबाउट इट। नाउ एक्टिविटी 2.3 के बारे में समझते हैं। 2.2 में कुछ भी नहीं, आप चेहरे पे मतलब शीशों में देखोगे किस तरीके, कितने तरीके के दांत हैं आपके, वो सारी चीजों का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप इसको समझ लीजिएगा। एक्टिविटी 2.3 को समझते हैं कि मैंने कहा कि आपके माउथ में जो आपने पहला निवाला लिया रोटी का, तो आप उसको मैकेनिकली अपने दांतों से तोड़ने की कोशिश करते हो, और तोड़ने के साथ साथ एक चीज उसमें डाइजेस्ट होने लगती है, दैट इज स्टार्च। इसका यहाँ पे प्रूफ है कि क्या चीज डाइजेस्ट हुई। देखिए हमने क्या किया, हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, एक ये टेस्ट ट्यूब ए है और ये टेस्ट ट्यूब बी है। हमने टेस्ट ट्यूब ए में क्या किया, थोड़ा सा बॉइल्ड राइस डाल दिया, ठीक है, थोड़ा सा बॉइल्ड राइस डाल दिया। और टेस्ट ट्यूब बी में हमने क्या किया कि ऑलरेडी हमने 1 चम्मच बॉइल्ड राइस लिया था, उसको हमने खाया, और उसके बाद उसको पचाना, उसको एक तरीके से च्यू करना शुरू कर दिया 3 से 5 मिनट, और च्यू करने के बाद उसको वापस से लेके 1 चम्मच में हमने इसमें डाल दिया, यानी कि बी में। अब ये जो बॉइल्ड राइस है ये च्यूड बॉइल्ड राइस है, यानी इसको हमने चबाया हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया, 3 से 4 ml हमने इसमें भी पानी डाला और इसमें भी पानी डाला, 3 से 4 ml। उसके बाद हमने क्या किया, अब इसके बाद जो ये रिजल्ट है इसके बाद का, अब हमने क्या किया, जो टेस्ट ट्यूब ए है, दिस इज द टेस्ट ट्यूब ए, दिस इज द टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए में हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला। अब आयोडीन सॉल्यूशन की ये खासियत है कि अगर स्टार्च प्रेजेंट होता है तो आयोडीन सॉल्यूशन जो है, स्टार्च के प्रेजेंस होने में आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू या ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर उसमें स्टार्च नहीं प्रेजेंट होता तो ये कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेस्ट ट्यूब ए में हमने जब आयोडीन
आयोडीन सोल्यूशन डाला तो ये ब्लू कलर शो कर रहा है, लेकिन जब हमने टेस्ट ट्यूब बी में डाला तो ये ब्लू कलर शो नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके माउथ में ही स्टार्च का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ है, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। आपको पता है कि आपके मुंह में जो है बक्कल कैविटी है, ठीक है, बक्कल कैविटी जिसमें दो चीजें होती हैं, टूथ होता है और उसके साथ साथ टंग होता है। इसको आप आगे पढ़ोगे। इन दोनों ने क्या किया, टंग ने उसको मिक्स किया है खानों को, किसके साथ मिक्स किया, सलाइवा के साथ, क्योंकि बक्कल कैविटी के साथ यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड भी है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सिक्रीट करती है। ठीक है, आपने खाना खाया, वो खाना जो है सलाइवा के साथ मिक्स किया है किसने, टंग ने, और इस फूड को और मैकेनिकली तोड़ा किसने है, टूथ ने। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो सलाइवा है उसने क्या किया, जो इस खाने में प्रेजेंट स्टार्च है उस स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर दिया, शुगर में कन्वर्ट कर दिया। यही लिखा है, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। नाउ अब बात आती है टंग की। टंग जो होता है इट इज अ वेरी फ्लैशी मस्कुलर, इसमें कोई बोन नहीं होता, ये फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है जो आपके बक्कल कैविटी के पीछे वाले हिस्से से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और आगे से ये फ्री रहता है, पीछे से कनेक्टेड है, आगे से फ्री रहता है, और फ्री रहता है इसी वजह से हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, आप इस टंग का यूज करते हो बात करने के लिए, या फिर फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने के लिए, कोई भी चीज को स्वेलो करने के लिए, या फिर जो भी खाने का टेस्ट है उसको जानने के लिए। तो ये 4 काम है। ठीक है, और भी बहुत सारे काम है। ये पहला काम है इसका, दूसरा काम है जो आपकी बुक में लिखा है, तीसरा काम है स्वेलो करने का, और जो चौथा काम है टेस्ट बड जानने का। क्योंकि आपको पता है कि ये जो टंग है उसमें इस तरीके से बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें स्वीट, सोर, खट्टा, तीखा, मीठा सब कुछ हमें समझ में आता है। ठीक है, अब एक ये भी चीज है कि कई बार हम जब बहुत जल्दबाजी में खाते हैं, इसलिए बोलते हैं खाने के टाइम बोलना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, या बहुत जल्दबाजी में खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके वजह से ना हिकअप्स या चोकिंग सेंसेशन होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जब आपने वो डायग्राम देखा था तो उसमें इस तरीके से ईसोफेगस जहां था उसके बगल में एक आधा हिस्सा था, जिसको मैंने बोला था कि आगे जाके आप इसको पढ़ोगे कि विंड पाइप होता है। ठीक है, अब ये जो विंड पाइप होता है इसके ऊपर एक फ्लैप होता है, यानी कि इसका एक कवरिंग होता है, एक इसका ढक्कन होता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम खाना खाते टाइम बोल भी रहे हैं तो उसमें एयर पास होता है। ठीक है, तो विंड पाइप को ये ढक्कन खोलना पड़ता है, जिसकी वजह से हम वो चीजें बोल पाए। तो जब हम खाना खा रहे उसी साथ में और ये बोल भी रहे हैं, तो खाना कभी कभी गलती से विंड पाइप में चला जाता है जहां जाना नहीं चाहिए। तो जैसे ही वहां जाता है तो बॉडी का कुछ सिस्टम ही ऐसा है कि वो उसको अंदर जाने नहीं देता, उससे पहले ही हिकअप्स होने लगते हैं, चोकिंग सेंसेशन होने लगता है, और अचानक से छींक आती है जिससे वो खाना बाहर निकल जाता है। ठीक है, या हम पानी पी लेते हैं तो अगर यहाँ पे अंदर जाने भी वाला होता है तो यहाँ से वो उसको पानी जो है वो यहाँ से खिसका के अपने फूड पाइप में ले आता है। तो इस तरीके से आपका जो है खाना अगेन फूड पाइप में चला जाता है। ठीक है, तो ये कॉमन पैसेज है एक्चुअली। दिस हैपेंस व्हेन फूड एंटर्स द विंड पाइप। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स। ये बात आपको पता है, ताकि उसी से तो आवाज निकलती है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। थ्रोट में जाके यहाँ पे एक ही पैसेज होता है, और एक पैसेज से जो है दो रास्ते निकलते हैं, एक विंड पाइप का और एक आपका फूड पाइप का, इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग अ फ्लैप लाइक वॉल्व क्लोजेस द पैसेज ऑफ द विंड पाइप। ये जो फ्लैप लाइक वॉल्व होता है ना, ये क्या करता है, विंड पाइप की पैसेज को ब्लॉक कर देता है, क्लोज कर देता है, और इसकी वजह से उस खाने को एक गाइडेंस मिल जाता है कि मुझे किस तरफ मूव करना है। उसे कहाँ मूव करना होता है? फूड पाइप में। बाय चांस अगर वो विंड पाइप में जाता भी है तो चोक प्रॉब्लम हो जाती है, या हिकअप्स या कफ, इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। ठीक है, ये आपका सिंपल टेस्ट बड को जानने के लिए आप शुगर सॉल्यूशन को या कॉमन सॉल्ट को या लेमन जूस को और जो क्रश्ड नीम लीफ होती है, इन चारों को आप जीभ के अलग अलग हिस्सों में रख के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा हिस्सा किस टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, अगर सेकेंड जो आपका पार्ट आता है, दैट इज द फूड पाइप एंड द ईसोफेगस। अब जो भी हमने खाना खाया, ठीक है, वो स्वेलो हुआ, हमने क्या किया, उसको स्टार्च को बकल कैविटी, टूथ, आपका जो सलाइवरी ग्लैंड है, आपका जो टंग है, इन सब ने मिल्क के जो है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया। अब जो बचा हुआ खाना है, ठीक है, विद दिस शुगर, ये जो है ईसोफेगस में जाता है।
ठीक है, खाना स्वेलो करते हैं, टंग जो है वो स्वेलो करवाता है खाने को, किसमें, पैसेज इनटू द फूड पाइप या ईसोफेगस में। अब ये जो फूड पाइप होता है रन्स अलोंग द नेक, ये पूरे नेक में अंदर की तरफ, नीचे पेट की तरफ जो है वो लंबा सीधा जाता है, और इसमें एक मूवमेंट होता है। देखिए ऊपर से इस तरीके से हल्का सा दब रहा है तो ये फूड जो है वो आगे की तरफ पहुंच रहा है, फिर यहाँ पे हल्का सा दब रहा है तो फिर फूड आगे की तरफ पहुंच रहा है। तो ये जो ऊपर से दबता है और वो आगे की तरफ शिफ्टिंग होती है, इसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, आगे पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल ये फूड जो है, बोलस जो है, जिसको हम फूड अब बोलस कहने लग रहे हैं, ये कहाँ जाएगा, ये इस ईसोफेगस में जाएगा, और यहाँ ईसोफेगस से कहाँ जा रहा है, स्टमक में जा रहा है। ठीक है, पहली wants to know how food moves in the opposite direction during vomiting। अगर वो स्टमक का यहाँ पे वॉल्व, खाना कुछ अजीब सा है या फिर कई बार पसंद नहीं आता, कई बार कुछ ऐसी चीजें हमें हो जाती हैं, तो ये खाना जो है ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करके हमारे माउथ से बाहर निकल जाता है। दैट इज सिंपल वॉमिटिंग, जो खाना पचा भी नहीं होता है ढंग से। ठीक है, अब यहाँ पे फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। ये जो फूड पाइप में जो मूवमेंट होता है ना, कौन सा मूवमेंट है ये, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, इस मूवमेंट की वजह से फूड जो है वो नीचे की तरफ मूव होता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये मूवमेंट होता है, क्योंकि खाने को हमेशा नीचे की तरफ ही हमें पहुंचाना है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक, ये है वॉमिटिंग का रीजन। कई बार फूड को अगर आपका स्टमक एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है तो वॉमिट हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक रीजन ये भी है कि खाना आपने बहुत ज्यादा खा लिया, अब पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, तो स्टमक उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, और एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपको वो वॉमिट आउट हो जाता है। तो अपने जो भी लिमिट है उससे थोड़ा सा कम खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपको जो थर्ड है, दैट इज स्टमक। अब स्टमक जो होता है वो थिक वॉल्ड बैग होता है। आपको पता है कि स्टमक कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, यहां से तो ईसोफेगस से आ रहा है और यहां से वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। ये आपका कुछ जे शेप का, ये आपको देखो ये कुछ जे शेप का दिख रहा है, तो शेप क्या है, इट इज अ फ्लैटेंड जे एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज स्टमक। और स्टमक जो है वो फूड पाइप से फूड को रिसीव करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको फिर से ट्रांसफर करता है। उससे पहले उसमें बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, जैसे कि द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, जो आपके स्टमक है वो इन तीनों को सिक्रीट करेंगे। पहला म्यूकस सिक्रीट करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करेंगे, और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, तीनों का फंक्शन क्या है, पहला जो म्यूकस है वो क्या करेगा, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा। आपको पता है ये इस तरीके का आपको स्टमक दिख रहा है। अब स्टमक के अंदर आपको पता है कि HCl, जो आप आगे लिख रहा है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एसिड तो आपको पता है कि कभी भी अगर स्किन पे पड़ेगा तो वो स्किन जल जाती है, लेकिन ये स्टमक में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट होता है क्यों, किस तरीके से, ये जो स्टमक के यहाँ पे जो लाइनिंग होती है ना, इसमें एक म्यूकस सिक्रीट होता रहता है, और ये जो म्यूकस होता है ना, इसके वजह से ये एसिड इस लाइनिंग, स्टमक के इस लाइनिंग पे अटैक नहीं कर पाता, सिर्फ उस खाने पे अटैक करता है। और जब खाने पे अटैक करता है तो खाने में जितने भी बैक्टीरिया है उसको वो मार देता है। ठीक है, तो एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जितने भी बैक्टीरियाज जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है उनको किल कर रहा है। ठीक है, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड, जो खाने के साथ पहुंच रहे हैं, एंड मेक्स द मीडियम ऑफ द स्टमक एसिडिक। अब क्योंकि वो एसिड है तो ऑब्वियसली वो कैसा मीडियम क्रिएट करेगा, एसिडिक करेगा, और इस एसिडिक मीडियम में ही डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट करती हैं। अगर किसी तरीके से ये एसिडिक मीडियम जो है बेसिक हो जाए, ठीक है, यानी कि वो ये HCl जो है मान लीजिए अगर नहीं रहता तो ये डाइजेस्टिव जूसेस अपना काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो डाइजेस्टिव जूसेस को एक्ट करने के लिए वी नीड दैट एसिडिक मीडियम, हमें एसिडिक मीडियम चाहिए। और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है ना, ये प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि स्टमक में आपका प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो गया। प्रोटीन का ब्रेक डाउन किसमें हो गया, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसे कि सिंपलर सब्सटेंसेस का कोई नाम, जैसे कि उसका नाम है अमाइनो एसिड। आगे पढ़ोगे आप, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करा, तो स्टार्च को कन्वर्ट किया शुगर में, इनटू दी आपके बकल कैविटी में, प्रोटीन को कन्वर्ट किया है अमाइनो एसिड में, इनटू दी स्टमक। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फोर्थ, स्मॉल इंटेस्टाइन।
अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बहुत बड़ा, बहुत हाईली कॉइल्ड होता है, बहुत बड़ा होता है, यानी कि 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। अब ये इतना लॉन्ग है तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड फॉर्म में होगा, क्योंकि सिर्फ आपके पेट के निचले वाले हिस्से में ये प्रेजेंट होता है। सो इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड द पेनक्रियास, बिसाइड्स इट वॉल ऑल्सो सिक्रीट्स जूसेस। अब देखो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा का पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है, यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। तो ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, पहली बात ये हाईली कॉइल्ड होता है, उसके बाद सेकंड पॉइंट इसका जो लेंथ होता है दैट इज 7.5 मीटर लॉन्ग, और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है दैट इज इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम जो लिवर है, ठीक है, लिवर का जो पेनक्रियास का जो सिक्रीशन होता है, इन दोनों का सिक्रीशन जो है कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये खुद भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा लिवर के बारे में समझते हैं, 4A लिवर के बारे में। ये जो लिवर है इट इज द रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। इसको डायग्राम में समझते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें देखिए, ये राइट साइड में है, अपर एंड ऑफ एब्डोमेन ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये जो आपका नीचे वाला हिस्सा, सॉरी ऊपर वाला हिस्सा, ये एब्डोमेन के ऊपरी वाले हिस्से में राइट साइड में आपका लिवर प्रेजेंट है, इतना बड़ा, ठीक है। और इसी लिवर में देखिए आपको जो है अंदर आपको गॉल ब्लैडर भी दिख रहा है, ये जो आपको पेड़ जैसा हिस्सा दिख रहा है ये गॉल ब्लैडर का ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यस, तो यहाँ पे क्या लिखा है आपको ये बात समझ में आ गई कहाँ पे सिचुएटेड है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, दैट इज लिवर। और ये जो लिवर होता है, दिस लिवर सिक्रीट्स, याद रखिएगा, दिस लिवर सिक्रीट्स बाइल जूसेस। क्या सिक्रीट कर रहा है, बाइल जूस, बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है। और ये जो बाइल जूस है इसको स्टोर कौन करता है, इसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। कौन स्टोर कर रहा है, गॉल ब्लैडर, यानी गॉल ब्लैडर दैट स्टोर्स बाइल जूसेस, सिक्रीट कौन कर रहा है, लिवर, ठीक है। और ये बाइल का काम क्या होता है, बाइल जो है वो आपके फैट का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन कर रहा है, फैट का डाइजेशन, यानी कि फैट का इमल्सिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। इसको भी आप देख लीजिए, ये है आपका पेनक्रियास। पेनक्रियास यहाँ ये स्टमक के नीचे एकदम लीफ के जैसा इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। Okay, this one. The pancreas is a large cream-colored gland located just below the stomach. Stomach के just नीचे present होता है. The pancreatic juice acts on carbohydrate, fat and proteins and changes them into simpler form. यानी अगर starch जो है उसको बक्कल कैविटी में पूरे के पूरे starch को अगर शुगर में complete सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं भी किया है तो भी जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं वो हेल्प कर देंगे बाकी बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस इन तीनों पे ही एक्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट पे भी, फैट पे भी, प्रोटीन पे भी, ठीक है। बाइल जूस काम कर रहे हैं फैट पे, आपके जो स्टमक के जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो काम करते हैं प्रोटीन पे, जो पैनक्रियाटिक जूसेस है वो तीनों पे ही काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, एंड देन चेंजेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, अब लगभग जो है फूड का डाइजेशन हो गया है, आपके कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन का भी, फैट का भी, ये सब कहाँ पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो अब थोड़ा बहुत बचा हुआ है डाइजेशन उसको कंप्लीट करता है इंटेस्टाइनल जूस, यानी कि इंटेस्टाइन के जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो अब डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं पूरे तरीके से। अब यहाँ पे क्या हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कार्बोहाइड्रेट है वो पूरी तरीके से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि ग्लूकोज, ठीक है। जो आपका प्रोटीन है वो पूरे तरीके से कन्वर्ट हो गया है इनटू अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। और जो आपका फैट है ये पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो गया है, अमाइनो एसिड में। तो अब आपका पूरे तरीके से डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन को समझने से पहले यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेंज एक्सीडेंट, बहुत ही अजीब तरीके का एक्सपेरिमेंट था, सॉरी इसको डिस्क्लोज किया गया था 1882 में। अ मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय शॉटगन, ठीक है। उनके स्टमक में ना
जो है उनको शॉट लगा था, गन का शॉट लगा था. द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज्ड द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक. ही वॉज ब्रॉट टू अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट. डॉक्टर का नाम क्या था? विलियम ब्यूमॉन्ट. ठीक है, ये इंसान जिसको चोट लगी उसका नाम क्या था? अलेक्सिस सेंट मार्टिन. ठीक है, किस वजह से? गन शॉट हुआ था. कहाँ पे हुआ था? चेस्ट वॉल में, वहां पे स्टमक में होल हो गया था. एक डॉक्टर के पास लेके आए थे. डॉक्टर का नाम क्या है? विलियम ब्यूमैन. इस डॉक्टर ने इस पेशेंट को बचाया. ठीक है, बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड. यानी इस होल को पूरी तरीके से वो बंद नहीं कर पाए और उसको बैंडेज सिर्फ कर दिया. ब्यूमॉन्ट टुक इट एज ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल. और उस डॉक्टर ने उसको एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से लिया कि अब इस होल के थ्रू मैं इस स्टमक में देखूंगा. ठीक है, ब्यूमॉन्ट फाउंड दैट स्टमक वॉज चर्निंग फूड. वो खाना को पचा रहा है. इट्स वॉल सिक्रेटेड अ फ्लूइड विच को डाइजेस्ट द फूड. ये कौन सा फ्लूइड था? ये था डाइजेस्टिव जूसेस. ठीक है, ये डाइजेस्टिव जूसेस थे जो कि उस खाने को पचाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, फूड को चर्न करने की कोशिश कर रहे हैं. ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड. जब फूड का डाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तब जाके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको पास ऑन करता है. ठीक है, तो ये उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट इस अपनी सर्जरी के दौरान उन्होंने ये समझने की कोशिश की थी. तो दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट. ठीक है, डॉक्टर का नाम याद रखिएगा, ब्यूमॉन्ट है. एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है. ये जो डाइजेस्टिव फूड होता है कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. देखिए, इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स की वॉल होती है. ठीक है, फूड का डाइजेशन हो गया है, अब उसका एब्जॉर्प्शन होगा. तो ये जो डाइजेस्टिव फूड है ना, वो उसका एब्जॉर्प्शन होगा तो वो ब्लड वेसल, जो इंटेस्टाइन के जो ब्लड वेसल्स है उसमें पास ऑन होंगे. अब खाना नहीं पास ऑन हो रहा है, उसका जो पार्टिकल्स है वो पास ऑन होते हैं. ठीक है, इसी को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन. The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. जो आप स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आप अंदर देखोगे ना, इस तरीके से विलाई प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. और अगर इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को भी आप इस तरीके से क्लियरली अगर आप देखोगे तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपने इस तरीके से विलाई, इनमें अपने में भी विलाई होता है और ये खुद भी विलाई होते हैं. यानी कि इस तरीके से वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, अपना सरफेस एरिया को इंक्रीज करें. तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा फूड को एब्जॉर्व करने में हेल्प होगी. ठीक है, ओके, यही चीज है. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स. और इन फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स को हम हर एक को हम क्या कहते हैं? विलाई. ठीक है, यानी सिंगुलर हम क्या कहते हैं? विलस. द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड. यही अभी जस्ट बताया कि वो एक्चुअली ये विलाई का इस तरीके का शेप है ही क्यों? सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए. तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी हो पाएगा. ठीक है, each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. इसके यहाँ पे ना अंदर की तरफ इस तरीके से अंदर की तरफ ब्लड वेसल्स होती हैं. ठीक है, और ये जो ब्लड वेसल्स होती है नीचे से इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं. तो जो भी विलाई ने एब्जॉर्व किया ये इस ब्लड वेसल को देती है और ब्लड वेसल फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है. ठीक है, तो यही है. द सर्फेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल. द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द, जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है? वाया ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. ठीक है, जहां भी उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का यूज होना है वो वहां पहुंचा देगा ब्लड वेसल्स. यानी कि ब्लड वेसल्स किसका काम करता है? एक तरीके से कंडक्शन का ही तो काम कर रहा है. ठीक है, एक जगह से किसी दूसरे जगह पे वो उन चीजों को पहुंचा रहा है एब्जॉर्व करके. ठीक है, तो बेसिकली जब वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है उस पर्टिकुलर चीज को, जिस भी जगह उसकी जरूरत है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन. क्या कहते हैं? एसिमिलेशन. सो इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. ठीक है, तो देखिए आपका हुआ क्या, ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हुआ है किसमें? ग्लूकोज में. अब ग्लूकोज का जब एब्जॉर्प्शन होगा, ग्लूकोज का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन के बाद ग्लूकोज का क्या होगा? एसिमिलेशन. ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद होगा एसिमिलेशन. ठीक है, एसिमिलेशन में क्या होगा? ये जो ग्लूकोज है वो सेल्स में जाएगा और ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ, यानी कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में.
ठीक है, और इसके साथ जो भी एनर्जी इससे रिलीज होगी उसका यूज किया जाएगा हमारे बॉडी के द्वारा वेरियस फंक्शंस करने में, खेलने में, कूदने में, इन सब चीजों में हेल्प होगा एनर्जी से। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड, अब जो रिमेनिंग फूड है यानी जिसमें से आपको सारा ग्लूकोज आपने निकाल दिया, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड सब कुछ निकाल दिया है, अब जो बचा हुआ खाना है, जो रफेज है या जो अनएब्सॉर्ब, जिसको आपके बॉडी ने एब्सॉर्ब नहीं कर पाया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में सेलुलोज अगर प्रेजेंट है, ठीक है, हमने वो खाया है, तो सेलुलोज के लिए हमारे बॉडी में कोई एंजाइम ही नहीं है, ठीक है, सेलुलेज नहीं है, तो वो सेलुलोज जो है वो अनएब्सॉर्ब्ड रह जाएगा, उसको हमारा बॉडी एब्सॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, ना तो उसको एब्सॉर्ब करेगा, ना तो उसको एसिमुलेट करेगा, ना तो उससे हमें कोई एनर्जी मिलेगी, तो वो दोबारा से कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, दोबारा से नहीं, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, लास्ट जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन यहां चला गया। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर, स्मॉल इंटेस्टाइन मान लीजिए इतना पतला है ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन इतना मोटा होगा, वो काफी ज्यादा वाइड होता है लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है और ये लगभग 1.5 मीटर का होता है। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन कितना था, 7.5 मीटर, ये कितना है, 1.5 मीटर का सिर्फ लेंथ है इसका। इट्स फंक्शन इज टू एब्सॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अब देखिए डाइजेस्टेड फूड से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या लिया, उसने क्या किया, सारा के सारा एनर्जी लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए लिया, वाटर को निकाला, सब कुछ निकाला, उसके बाद भी ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में गया तो अब जो वाटर उसमें अगर और भी प्रेजेंट है तो वाटर का दोबारा से क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। क्या कहते हैं इसको, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कुछ सॉल्ट्स का, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम सॉल्ट या कैल्शियम सॉल्ट, ये सारे सॉल्ट्स का रीएब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड मटेरियल, ठीक है। अब जो लास्ट में जो रिमेनिंग वेस्ट है वो रेक्टम में पास हो जाएगा, रेक्टम में वहीं पे सेमी सॉलिड फीसेस के फॉर्म में स्टोर होगा और बॉडी में एक सेंसेशन आएगी जिससे आपको समझ में आएगा कि अब ये रेक्टम में काफी देर से स्टोर है तो उस फीकल मैटर को हमें रिमूव करना है थ्रू द एनस। तो इस चीज को, द रिमूवल ऑफ द फीकल मैटर थ्रू द एनस टाइम टू टाइम, इसको हम कहते हैं इजेशन, यानी कि बॉडी से बाहर निकालना, दैट इज टर्म्ड एज इजेशन। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। अब ये जो डाइजेशन होता है, जैसे कि एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके कैटल हो गए, आपके कैटल में जैसे काउ है, बफेलो है, इन सब, ये सब तो घास खाते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, उस घास में क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो इन एनिमल्स में एक अलग तरीके का स्टमक के पहले ना एक और हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं रेक्टम, और उसमें ना एक एंजाइम होता है दैट इज सेलुलेज एंजाइम, सेलुलेज एंजाइम जो इस सेलुलोज को तोड़ता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल चीविंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग? आपने कई बार देखा होगा कि गाय बफेलो जो है जब खा रही है तब तो ठीक है, जल्दी जल्दी पूरा खाना खा लेती है और फिर किसी एक जगह बैठ जाती है और आराम से उस खाने को दोबारा लेके आती है और ज्यादा उसको चीव करती है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, एक्चुअली हो क्या रहा है, दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ अ स्टमक के एक पार्ट जिसको हम कहते हैं रेक्टम, वहां जाके इसको वो स्टोर कर देती है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, र्यूमेन। फिगर 2.9, इसको फिगर से देखते हैं 2.9, ये देखिए ये आपका र्यूमेन है। तो पहले क्या किया इसने, जल्दी जल्दी घास खाया, उसको र्यूमेन में डाल दिया, ठीक है। र्यूमेन की एक तरीके से स्टोरेज पार्ट है जहां पे उसने अगर उसको चीज को डाल दिया तो दोबारा से वो बाहर भी आ सकता है। हियर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड, यहाँ पे ना रेक्टम में जाके वो थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कड, ओके, जिसको हम कह रहे हैं कड। ये जो कड होता है ये दोबारा से उस कड को वापस अपने माउथ में लेके आते हैं इन छोटे छोटे लम्प्स, ठीक है। पहले क्या किया, कैटल ने पहले तो जो घास है उस घास को उसने जल्दी से खा लिया, ठीक है, और उसको किस में पहुंचा दिया, उसने र्यूमेन में पहुंचा दिया, ठीक है। अब र्यूमेन में जाके क्या होगा, पार्शियली डाइजेस्ट होगा, पार्शियली डाइजेस्ट होगा। अब ये जो पार्शियली डाइजेस्ट होगा फूड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कड। क्या कहते हैं, कड। अब इस कड को ना छोटे छोटे हिस्सों में, यानी कि बहुत थोड़े थोड़े लम्प्स में ये दोबारा से अपने माउथ में लेके आती है और उसको चीव करती है,
ठीक है। द एनिमल च्यूज इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो दोबारा से लेके आ रही है उसको हम कहते हैं रूमिनेशन, ठीक है। रूमेन का पार्ट लेके आ रही है ना, उसको दोबारा से च्यू करिए, दैट इज रूमिनेशन। और जिस भी एनिमल्स में ये होता है उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स, ठीक है। अब ग्रास में आपको पता है जो घास होती है या जितने भी ग्रीन चीजें होती है उसमें सेलुलोज बहुत होता है, ठीक है। ये सेलुलोज क्या है, ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी में सेलुलेज एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है। ये जो रूमिनेंट्स होते हैं जैसे कैटल हो गए, डियर हो गए, ये सब, इनमें इनके रूमेन में ना एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो जो बैक्टीरिया होता है उसमें ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जैसे कि हॉर्सेस हो गए, रैबिट्स हो गए। इनमें एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं सीकम, ये एक अलग पार्ट है, लेकिन फिलहाल इसको इन्होंने पूरा चीज बताया नहीं है, बट ऐसे आप समझो कि र्यूमेन है, र्यूमेन में क्या है, एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया के पास जो है सेलुलेज एंजाइम होता है, ठीक है, सेलुलेज एंजाइम। ये सेलुलेज एंजाइम को थोड़ा सा डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है, पार्शली, उसको पार्शली नहीं, इस जितना भी सेलुलोज है उसको तो डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। अब इसको स्मॉल लम्प्स में ये जो काव है वो दोबारा लेके आएगी और फिर जो बचा हुआ जितना उसको पूरा डाइजेस्ट करके यानी कि पूरा इसको च्यू करके वो अब इसको नॉर्मल स्टमक में डालती है, और नॉर्मल जैसे हमारे में डाइजेशन होता है वैसे उसमें होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि सेलुलेज एंजाइम कहाँ है, र्यूमेन में। सेलुलोज कहाँ डाइजेस्ट होता है, र्यूमेन में। किस वजह से डाइजेस्ट होता है, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जो कि ह्यूमंस में नहीं प्रेजेंट होता, सिर्फ र्यूमिनेंट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जैसे कैटल्स में एक र्यूमेन प्रेजेंट होता है वैसे ही हॉर्सेस और रैबिट में सीकम प्रेजेंट होता है। अब ये सीकम कहाँ होता है, आपका ये ईसोफेगस है, ठीक है, और मान लीजिए ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। इस ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक बड़ा सा सैक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं, सीकम, ठीक है। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans, ठीक है। तो हॉर्सेस और रैबिट में वो भी बहुत घास खाते हैं, तो उनमें जो है ये सीकम में जाके, उनमें वो रूमिनेंट्स नहीं होते, आपके हॉर्सेस या रैबिट ये रूमिनेंट्स नहीं होते, लेकिन इनमें सीकम प्रेजेंट होता है। और इस सीकम में भी जैसे कि आपके र्यूमेन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वैसे ही इसमें भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होता है इसके पास एक एंजाइम होता है दैट इज सेलुलेज एंजाइम, और ये जो सेलुलेज एंजाइम है वो ब्रेक डाउन करता है किसका, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल विच पॉजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनमें माउथ ही नहीं होता या जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होता, तो उसको आप लोग किसी और टाइम पे पढ़ोगे। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे अमीबा का दिया ही हुआ है। तो अमीबा जो है वो माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं जो सिंगल सेल जिनका एक ही सेल में सारा का सारा काम हो रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है, इजेशन भी हो रहा है, सब काम एक ही में। और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं और हर सेल का अपना कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम मल्टी सेलुलर हैं, तो हमारे में डाइजेशन का अलग काम करने के लिए ऑर्गन्स हैं या फिर चीजें हैं या ग्लैंड्स हैं, रेस्पिरेशन के लिए अलग है। तो इस तरीके से हमारे पास हर के लिए अलग अलग सेल है। लेकिन ये जो सिंगल सेल्ड होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, पॉन्ड वाटर में पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमीबा। अब ये जो अमीबा है ना इसका अपना कोई शेप नहीं होता, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन होता है, हल्का फुल्का राउंडेड होता है और बहुत ही डेंस न्यूक्लियस, ये आपको दिख रहा है ना, ये डेंस न्यूक्लियस है और स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये फूड वैक्यूल है, ये वैक्यूल्स प्रेजेंट है। तो अमीबा जो है वो कॉन्स्टेंटली अपना शेप, अपना पोजीशन चेंज करता है, क्योंकि मैंने अभी बताया इसका कोई शेप, कोई साइज कुछ भी नहीं होता है, ये कहीं से भी अपना शेप कैसा भी एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, मान लीजिए यहाँ पे कोई फूड आया तो इसने अपने जो बॉडी है उसको इस तरीके से बढ़ाया, ठीक है, और बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे इस तरीके से उसको कवर करता चला गया, पूरी तरीके से कवर कर लिया। अब ये जो है ये क्या बन गया, ये बन गया फूड वैक्यूल, इसके अंदर इसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बढ़ रहा है, जो मैंने इसको बार बार बताया कि ये जो बढ़ रहा है ये क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सूडोपोडिया, यानी फॉल्स फीट। ऐसा लगता है कि अपने पाँव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है फूड को कैप्चर करने के लिए, तो ये पाँव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो ये
एक्चुअल में इसका फीट तो है नहीं, इसलिए इसको हम सूडोपोडिया, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट, तो इसलिए इसको हम सूडोपोडिया या फीट कहते हैं, फॉल्स फीट कहते हैं। अब ये जो अमीबा है इसका मोड ऑफ फीडिंग तो आपको समझ में आ गया, थ्रू सूडोपोडिया। ये खाता क्या है? इट फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, खुद भी माइक्रोस्कोपिक है और ऑर्गेनिज्म जो है वो भी माइक्रोस्कोपिक ही खाता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब भी ये फूड को, मान लीजिए ये अमीबा है, तो जब भी इसको लगता है कि यहाँ पे फूड है, तो ये क्या करेगा, अपने सूडोपोडिया को, अब इसको आगे देखिए, अपने सूडोपोडिया को वो इस तरीके से बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये अमीबा है, यही अमीबा ये भी है। शेप देखिए डिफरेंट हो गया है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया है। इसने फूड को सेंस कर लिया, तो ये क्या करेगा, अपने सूडोपोडिया को आगे की तरफ पुश करेगा और फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने की कोशिश करेगा, अंदर अंदर इनगल्फ करेगा और उसको पूरी तरीके से कवर कर लेगा। ठीक है, अब जो ये बना इसको क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। तो ये क्या बन गया? फूड वैक्यूल बन गया, फूड वैक्यूल। ठीक है, इसमें क्या ट्रैप हो गया है? फूड ट्रैप हो गया। फूड एक्चुअली क्या है? कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, अब ये जो फूड वैक्यूल है इसमें डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होगा फूड वैक्यूल में। ठीक है, दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो ना, वो सीधे सीधे कॉम्प्लेक्स को डाइजेस्ट नहीं करते, उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में और ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्व करने से क्या होगा? इट इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ, फॉर द मेंटेनेंस एंड फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जो अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू है, जिस तरीके से उसने उसको अंदर लिया है खाना को अमीबा ने, उसी तरीके से उस अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू को वो एक्सपेल आउट भी कर देते हैं वैक्यूल के द्वारा। तो इसको हमने ठीक है, इंजेशन कह सकते हो आप इसको। तो इसी तरीके से आपका जो है उसको वो इजेशन भी कर देते हैं। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम इन ऑल एनिमल। जैसा कि आपने ह्यूमन में देखा वैसे ही सब में होता है, बस किसी में र्यूमेन प्रेजेंट हो गया, किसी में जो है सीकम प्रेजेंट हो गया, या किसी में इस तरीके से सूडोपोडिया बन रहा है, बट जो बेसिक जो आइडिया है दैट इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। ठीक है, कैसे फूड का ट्रांसपोर्ट होगा या एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, इंटेस्टाइन में कौन से पार्ट्स है, सारी चीजें आप आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स को कर लेते हैं। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ठीक है, तो वो कौन कौन से मेन स्टेप्स हैं? आपको वो 5 जो कंपार्टमेंट्स बताए थे वही इसका आंसर है। जैसे कि पहला आपका हो गया यहाँ पे इंजेशन, इंजेशन के बाद है आपका डाइजेशन, थर्ड है आपका एब्जॉर्प्शन, देन आपका एसिमिलेशन, और लास्ट है आपका इजेशन, यहां से इजेस्ट हो गया। ठीक है, तो पहले आपने खाने को इंजेस्ट किया, फिर वो डाइजेस्ट हो गया बाय डिफरेंट ग्लैंड्स एसोसिएटेड और डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर उस खाने को हमने एब्जॉर्व किया थ्रू दी ब्लड वेसल्स, फिर उसको एसिमुलेट किया यानी कि उसमें से हमने एनर्जी जो है वो रिलीज किया और एनर्जी का यूज किया, फिर उसको जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको हमने इजेस्ट कर दिया। ठीक है, उसका इजेशन कर दिया। लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? आपको मैंने बताया था, लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर। जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है और उसके साथ साथ वो कौन से जूसेस सिक्रीट कर रहा है? डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट कर रहा है। और अगर पूछा जाए और क्या सिक्रीट करता है, तो ये म्यूकस भी सिक्रीट करता है। ठीक है, म्यूकस क्या काम करता है? इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जब इस तरीके से बात आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। ठीक है, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन दी, कहाँ पे डाइजेस्ट करता है? फूड वैक्यूल में। ठीक है, इसमें डाइजेस्ट करता है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन स्टमक। क्या वो स्टमक में डाइजेशन ऑफ स्टार्च जो है होता है? नहीं, वो तो आपके बक्कल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है, तो ये बात हो जाएगी फॉल्स। नेक्स्ट, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद द सलाइवा, ऑब्वियसली इट इज ट्रू। द गॉल ब्लैडर टेम्पररली स्टोर्स बाइल, यस इट इज ऑल्सो ट्रू, ये स्टोर करता है, लेकिन अगर बात आ जाएगी सिक्रीशन की तो आ जाएगा आंसर लिवर का। द ruminants ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू द माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम, दिस इज ऑल्सो ट्रू। और ये जो स्वेलोड ग्रास को उसने दोबारा से लेके आया है, ये थोड़ा सा डाइजेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, सेमी डाइजेस्टेड है। ठीक है, सेमी डाइजेस्टेड है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक
मार्क करना है आपको। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन, कंप्लीट किस में डाइजेशन हो गया है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया है। नेक्स्ट, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। अब देखो यहाँ पे वाटर अनडाइजेस्टेड फूड से कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो हो रहा है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। नेक्स्ट है मैच दी कॉलम, फूड कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो जो आपके कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है आपका शुगर में, यानी कि बेसिकली अगर आप उसको बहुत सिंपल शुगर की बात करें दैट इज ग्लूकोज। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमाइनो एसिड में। फैट किस में कन्वर्ट हो रहा है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोग खुद करिएगा। यहाँ पे ये 9th क्वेश्चन को देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो फूड का एब्जॉर्प्शन कंप्लीट कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये आ जाएगा आंसर। चीविंग ऑफ फूड, फूड की चीविंग किस में होती है, बक्कल कैविटी में होती है, बक्कल कैविटी। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, ये होता है स्टमक में, और किसके द्वारा होता है, तो स्टमक में HCl के द्वारा। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड, अगेन आपका आंसर आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, फीसेस का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मैच द कॉलम। जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो सलाइवा का सिक्रीशन कर रहा है। स्टमक जो है, स्टमक आपका एसिड का रिलीज कर रहा है क्योंकि उसके अंदर होता है HCl। लिवर जो है वो बाइल जूस का सिक्रीशन करता है, ठीक है। रेक्टम, रेक्टम जो है वो फीसेस को रिलीज कर रहा है या स्टोरेज भी कर रहा है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और उसके साथ वो फीसेस को रिलीज नहीं करता, एक्चुअली रिलीज तो आपका एनस करता है। नेक्स्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है। तो ये आपका इसका आंसर होगा। इस डायग्राम को अगर हम देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, तो डायग्राम को देखिए, ये आपका जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्टमक। ये आपका है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हो जाएगा आपका रेक्टम जहां पे स्टोर हो रहा है ये फीसेस। ये हो जाएगा आपका एनस, ठीक है। तो ये बेसिक आपके यहाँ पे है, ठीक है। सो विद दिस हमारे जो चैप्टर नंबर 2 है ऑफ क्लास 7th इज कंप्लीटेड। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।